हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर जीके में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपका टॉपिक 3 करने वाले हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है दैट इज रेलगाड़ी सीरीज, उसका यहाँ पर 150 से ज्यादा हम टॉपिक करने वाले हैं। उसका हमारा टॉपिक आज 3 रहने वाला है। 2 टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, आपके CBT 1 और CBT 2 में जो स्टैटिक जीके है उसका पोर्शन लगभग 40% के आसपास उसका पोर्शन हमें देखने को मिलता है। बात कर ले CBT 1 में 40 में से 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वहीं आपका CBT 2 होता है, उसमें लेकर 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक आपको स्टैटिक जीके के देखने को मिलते हैं। इसमें आज हमारा तीसरा टॉपिक होने वाला है जिसका नाम रहेगा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं उनसे संबंधित तथ्य। ठीक है, और स्टैटिक जीके आप चाहे रेलवे की तैयारी करो या किसी भी SSC या किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसकी PDF भी आपको हमारे द्वारा दी जाती है। मैं एज अ सेलेक्टेड हूँ ये सीनियर क्लर्क इन इंडियन रेलवे NTPC 2019 के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक। चलिए यहाँ से चेंज कर लेते हैं इसको। ओके, चलिए देखिए हमारा आज का टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। इसको छोटा कर लेते हैं। ओके, देखिए राष्ट्रीय प्रतीक एवं उससे संबंधित तथ्य रहेंगे। दोस्तों इसमें मैं बता दूं आपको, देखिए हम क्या क्या कवर करते हैं। आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ पूरा टॉपिक्स। देखिए हम यहाँ पर भारत के विश्व धरोहर स्थल जो कि यूनेस्को में शामिल है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल भारतीय विरासतें ये भी कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड टॉपिक है दैट इज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं उससे संबंधित तथ्य। ये सारे जो क्वेश्चन है वो TCS के द्वारा पूछे गए हैं और उसी के आधारित पर ये जो मैं कंटेंट लेके आता हूँ आपके लिए वो रहने वाला है। ठीक है, इसमें हम 150 से भी ज्यादा आप देख सकते हैं कितने सारे टॉपिक में आपको जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट कर लेते बिना किसी देरी के। और चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक लिखे हुए हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं? सबसे पहले आता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग। हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो है तिरंगा। क्या है? तिरंगा। ओके, चलिए एक तिरंगे का फोटो बना देते हैं यहाँ पर हम इस तरीके से, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगी सारी चीजें। ठीक है, इस तरीके से बना देते हैं अपन। ओके, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा माफी चाहेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर होता है आपका केसरिया रंग। ठीक है, जो ऊपर वाला होता है ये आपका क्या होता है? ये केसरिया रंग होता है। ठीक है, ये होता है आपका केसरिया रंग। इसके बात करें बीच में तो व्हाइट होता ही होता है, नीचे आपका होता है ग्रीन। कौन सा होता है? नीचे ग्रीन। ठीक है, मैं पूरा कलर नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, नीचे आपका होता है ग्रीन कलर। ठीक है, इसके बाद बात करें कि बीच में एक गोल चक्र बना होता है जिसका आकार जो होता है वो नीला होता है। और इसमें जो तीलियों की संख्या होती है वो होती है 24। कितनी होती है? 24 संख्या होती है तीलियों की। अगर बात करें हम, इसका जो ऊपर का कलर होता है वो देश की शक्ति और शौर्य को दर्शाता है ना, देश की ताकत कितनी। नीचे वाला जो है उर्वरता को दर्शाता है, साथ ही साथ देश के विकास को दर्शाता है। बीच में जो सफेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक होता है। और जो ये होता है ये अशोक चक्र कहलाता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं। बेसिकली जो धर्म को लेकर यहाँ पर चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका नेशनल फ्लैग रहेगा। इसकी बात कर लें तो ऊंचाई और लंबाई कितनी होती है? सॉरी, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ कितनी होती है? ये होती है आपकी 3:2 में। कितनी होती है? 3:2 में होती है लेंथ और विड्थ। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है हमारा। तो राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति। ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरा है राष्ट्रगान कौन सा है? तो राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था और इसे 52 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है, इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया था। चलिए इसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद बात कर ले राष्ट्रीय पशु कौन सा है। राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ। कौन सा हो जाएगा? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा? मोर हो जाएगा। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात कर लें तो यह है आपका शक संवत पर आधारित। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय पुष्प की बात कर ले तो वो है कमल। राष्ट्रीय फल हो जाएगा आपका आम। ठीक है, इसको एक सेकंड। ठीक है, राष्ट्रीय फल हो जाएगा आपका आम। राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद का वृक्ष। राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा डॉल्फिन। बेसिकली गंगा डॉल्फिन जो होता है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया, गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय विरासत पशु जो हो जाएगा, नेशनल हेरिटेज जो एनिमल है वो हो जाएगा आपका हाथी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपके सारे नेशनल प्रतीक जितने भी हैं भारत से संबंधित मैंने बता दिए। चलिए अब इनसे संबंधित कुछ तथ्य हम जान लेते हैं कि इनसे संबंधित कौन कौन से वो तथ्य हैं इंपॉर्टेंट जो कि एग्जामिनर पूछता है। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित हम
तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं। इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले तो समान अनुपात में 3 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको। दूसरा पॉइंट रहता है इसका कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है, यानी कि लेंथ और विड्थ। अब एग्जामिनर हो गया चालाक, वो क्या करता है, चौड़ाई को पहले कर देता, तो वहां पर क्वेश्चन देखना कि क्या पूछा है, तो 2-3 तो नहीं पूछ रहा वो, ठीक है। चलिए, ऊपर का रंग केसरिया होता है, मैंने आपको बता दिया, जो देश की ताकत और शौर्य को दर्शाता है। इसकी बात करें, बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत दिखाती है। चलिए, इसके बाद बात करें हरा रंग, जो सबसे लास्ट में होता है, जो कि देश के विकास को, भूमि की पवित्रता को और उर्वरता को दर्शाता है। इसके बाद जो सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का जो चक्र होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसमें 24 तीलियां होती है। आपसे संख्या पूछता है, सबसे पहले तो कलर ही पूछ लेता है कि ऊपर का कलर क्या है। अगर वो कलर पूछ लेता है तो उसका मतलब भी पूछ लेता है कि इस कलर का बेसिकली मतलब क्या। 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए इस कलर का क्या मतलब है। कभी कभी वो क्रम पूछ लेता है कि बताइए ऊपर कौन सा क्रम है, बीच में ऊपर से लेकर झंडे के क्रम को दर्शाइए, तो वहां वो ऑप्शन दे देगा, केसरिया दे देगा, ठीक है। मान के चलिए केसरिया, सबसे पहले वो हरे और इसमें कंफ्यूज करता है, हरा, सफेद और केसरिया दे देगा। तो आपको मालूम है कि केसरिया पहले आएगा और फिर सफेद आएगा, ठीक है। तो केसरिया पहले आ जाएगा, फिर व्हाइट आ जाएगा, फिर हरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको बेसिकली ध्यान रखनी होगी। और बीच में जो चक्र होता है उसका रंग नीला होता है, और इसमें तीलियों की संख्या पूछता है तो वो होती है 24। और इसे कहां से लिया गया है, तो इसका जो प्रारूप है वो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि भारत की जो संविधान सभा थी, इसने भारतीय झंडे को कब अपनाया था। तो भारतीय की संविधान सभा ने जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका जो प्रारूप है उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब अपनाया था दोस्तों, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, जबकि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, यानी कि जो नेशनल फ्लैग है, उसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। लगभग 3 साल पहले इसको ही अपना लिया गया था, 22 जुलाई 1947 को। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन, संप्रतीक और नाम, अनुचित प्रयोग का निवारण। अगर इसका कोई अनुचित प्रयोग करता है तो उसके लिए अधिनियम 1950 बनाया गया है। और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, अगर कोई हमारे राष्ट्रीय गौरव का अपमान करता है तो उसके निवारण के लिए 1971 के उपबंधों के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। ये आपको कुछ इससे रिलेटेड जो कानून है वो जानने होंगे। 2 कानून है बेसिकली, 1950 जो कि अनुचित प्रयोग का निवारण है, और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, ठीक है। चलिए, बात कर ले भारतीय झंडा संहिता जो है ये 2002 दिनांक 26 जनवरी 2002 से प्रभावी, 26 जनवरी 2002 से भारतीय झंडा संहिता हमारे देश में लागू की गई थी। राष्ट्रगान की बात कर लेते हैं, इससे संबंधित फैक्ट जान लेते हैं। तो इसे मैंने बताया था, इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में जो है रचा गया था। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा किसने बनाया था राष्ट्रगान, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया था। किस भाषा में बनाया गया था मूल रूप से, तो मूल रूप से बांग्ला भाषा में बनाया गया था, बाद में इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। तो बेसिकली जो ये राष्ट्रगान जब बांग्ला में बनाया गया था तो इसको जो नाम था वो था आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, ठीक है। ये इसका बेसिकली नाम था, ठीक है। चलिए, बात कर लेते हैं राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रगान है उसे भारत में कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950। जैसा कि आपको मालूम है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू था, ठीक उससे 2 दिन पहले भारत का राष्ट्रगान को अपनाया गया था, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात कर लें कि इसको गाने में कितना समय लगता है। तो राष्ट्रगान को गाने के लिए लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, 52 सेकंड आपसे पूछा जाता है। चलिए, राष्ट्रीय गीत देख लेते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले बात करें इसके रचयिता कौन है, तो राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम, और इस गीत के जो रचयिता है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। इनको बेसिकली और इसे संस्कृत भाषा में रचा गया था, राष्ट्रगान को बांग्ला भाषा में, और जो आपका राष्ट्रीय गीत है उसे संस्कृत भाषा में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचा गया था। और इसे सबसे पहली बार कब गाया गया था, तो इसे 1896 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र था उसमें गाया गया था, और ये सत्र कोलकाता में हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे एम रहीमतुल्लाह सयानी जी। क्वेश्चन बनता है कि बताइए जब भारत का राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था तो उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, एम रहीमतुल्लाह सयानी। या ये पूछ लेगा कि भारत का जो
राष्ट्रीय गीत है उसे सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। या ये पूछ लेगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया, ये अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, एक ही क्वेश्चन से काफी सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। या ये पूछ लेगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में रचा गया है? तो इसे मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। चलिए अगला है, इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने बंगाली उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। ठीक है, अब देखिए इसको बेसिकली जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था उनका एक उपन्यास था, दैट इज आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास था, उसमें लिखा गया था। और जो आनंद मठ जो उपन्यास है ये एक बंगाली उपन्यास था। कैसा उपन्यास था? बंगाली। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि आनंद मठ जो उपन्यास था बेसिकली किस भाषा का था? तो बंगाली भाषा का था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं गीत के प्रथम 2 छंदों को भारत की संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। यानी कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों को ही आपका 24 जनवरी, ठीक 26 जनवरी से 2 दिन पहले जो हमारा संविधान सभा लागू होना था उससे 2 दिन पहले अपनाया गया था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं राज्य के प्रतीक, नेशनल जो सिंबल है वो क्या है? तो नेशनल सिंबल है भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह, आपसे पूछता 4 सिंह नहीं 4 शेर है, मूल स्तंभ में 4 शेर है। ठीक है, आपसे पूछता है वो कि कितने शेर हैं, तो टोटल 4 शेर हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे एक घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक चित्र, वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछता है, क्वेश्चन का फ्रेम होता है राज्य के प्रतीक से कि बताइए हमारे नेशनल सिंबल में, राज्य के प्रतीक में किस जानवर का उल्लेख नहीं मिलता है? ध्यान रखना, किस जानवर का उल्लेख नहीं मिलता है। सबसे पहले हमें मालूम मुझे किस किस का मिलता है, तो सिंह का मिलता है यानी कि शेर का मिलता है, हाथी का आपको मिलता है, ठीक है, घोड़े का मिलता है, ओके घोड़े का मिलता है, सांड का मिलता है। कौन कौन सा? देखिए एक तो आपका हो गया सिंह, शेर, हाथी, घोड़ा, सांड। ठीक है, ये 4 जानवर आपके जो है राष्ट्रीय प्रतीक में, राजकीय प्रतीक में पाए जाते हैं। ठीक है, विशेष ध्यान रखना, 4 जानवरों के बारे में पूछता है, 5वां आपको ऑप्शन में हिरण दे देगा या गधा दे देगा या कंगारू दे देगा, व्हाटएवर जो भी उसको देना चाहे, तो वो आपका जो है आंसर हो जाए कि ये हमारा संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए बात कर लें जो हमारा राज्य के प्रतीक है उस पर एक वाक्य लिखा हुआ है, दैट इज सत्यमेव जयते, और इसे देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जो कि हमारा भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जो कि राज्य के प्रतीक का हिस्सा माना जाता है। और सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। और सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? तो इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहां से? मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, आदर्श वाक्य, उसे किस उपन्यास से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन सा है। तो राष्ट्रीय पक्षी की बात करें, ये है हमारा मोर। इसका आपसे साइंटिफिक नेम पूछा जाता है कि मोर का साइंटिफिक नेम बेसिकली क्या है, तो वो हो जाएगा पावो क्रस्टेटस। पावो क्रस्टेटस जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में मोर को बोला जाता है। ये हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसी तरीके से राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ हो जाएगा, और इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा पैंथेरा टाइग्रिस। क्या हो जाएगा? पैंथेरा टाइग्रिस, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। ज्ञात 8 प्रजातियों में भारतीय प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में पाए जाते हैं। तो जो बाघ है उसकी टोटल 8 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जिसमें से एक भारतीय प्रजाति है रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि लगभग पूरे भारत में पाया जाता है अगर उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है। जो हम कैलेंडर यूज करते हैं वो जॉर्जियन कैलेंडर होता है, यानी कि जो पुराना जो कैलेंडर था जो आपका ईसाई मिशनरी के द्वारा बनाया गया था, जो जॉर्जियन कैलेंडर था वो था। ठीक है, बट हमारा जो हिंदू कैलेंडर दैट इज शक संवत पर आधारित है। 365 दिनों का एक सामान्य वर्ष होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया था। तो हमारा जो शक संवत है, जो कैलेंडर है राष्ट्रीय, उसको कब अपनाया गया था? सबसे पहले डेट पूछा तो 22 मार्च को 1957 से अपनाया गया था। कब? 22 मार्च 1957, यानी कि भारत का जो संविधान लागू हुआ था उसके 7 साल बाद। ठीक है, 22 मार्च को अपनाया गया था। प्रथम चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को
और लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। ठीक है, कब पड़ता है? जो चैत्र हमारा 22 मार्च से स्टार्ट हुआ था। जैसे कि आप देखते होंगे कि संक्रांत जब मनती है मार्च के समय में, तो बेसिकली वो नव वर्ष की शुरुआत हो रही होती है उस समय। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बार राष्ट्रीय कैलेंडर के दर्शन करा देता हूँ कि कौन कौन से उसमें मंथ होते हैं। ठीक है, जिससे आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए, ये है आपका राष्ट्रीय कैलेंडर कि कौन कौन से इसमें मंथ होते हैं। सबसे पहले चैत्र पड़ता है कब से कब तक? तो आपको क्या करना है, मार्च से स्टार्ट करना और अप्रैल। तो जो एक हमारा, क्योंकि ये 22 मार्च से होता है स्टार्ट, तो उसमें क्या है, 2 मंथ आ जाते हैं, 2 मंथ जो उसमें इंक्लूड होते हैं। तो चैत्र हमारा सबसे पहला मंथ होता है हिंदू कैलेंडर, जो कि मार्च अप्रैल में पड़ता है, फिर अप्रैल मई, फिर मई जून। ठीक है, यानी कि एक एक ऐड करते जाएंगे उसमें। तो उसके बाद आता है बैसाख, जो कि अप्रैल मई में आएगा, ज्येष्ठ मई जून में आ जाएगा, आषाढ़ जून जुलाई, श्रावण जुलाई अगस्त, भाद्रपद अगस्त सितंबर, अश्विन सितंबर अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर नवंबर। यानी कि अभी क्या चल रहा होगा आपका? अभी जो है अक्टूबर नवंबर चल रहा है, यानी कि कार्तिक आपका लग गया। ठीक है, मार्गशीर्ष की बात करें तो नवंबर दिसंबर, पौष की बात करें दिसंबर जनवरी, माघ की बात करें जनवरी फरवरी, और फाल्गुन की बात करें फरवरी मार्च। ये आपसे बहुत बार पूछा गया कि बताइए जो आपका अश्विन है ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग किस मंथ में पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से पूछ लेते हैं, या पूछ लेगा कि बताइए जो मई से जून का होता है इसे हिंदू कैलेंडर में क्या नाम दिया गया है? तो ज्येष्ठ नाम दिया गया। ठीक है, तो कैसे याद करना है? चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन। इस तरीके से आप याद करेंगे तो इसको आपको चीजें याद हो जाएंगी। इसका संस्कृत नेम है, सेम सिमिलर ये लगभग हिंदी के है ना, ये हो जाएगा। ओके, चलिए अपने वापस आए थे टॉपिक पर। चलिए, राष्ट्रीय कैलेंडर हो गया। अब आपका वो देख लेते हैं हम मुद्रा चिन्ह। हमारा जो नेशनल करेंसी सिंबल है वो क्या है? तो भारतीय रुपए का चिन्ह, जो रुपए आपको ये इस तरीके का सिंबल दिखता है, इसको भारत सरकार के द्वारा 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था दोस्तों? सन 2010 में 15 जुलाई को अपनाया गया था। यह प्रतीक देवनागरी रा और रोमन अक्षर रा का मिश्रण। ठीक है, इसमें कौन कौन से 2 मिश्रण यूज किए गए? एक तो आपका रा जो देवनागरी लिपि का, और जो रोमन लिपि जो आर है उसका मिश्रण है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और यह जो प्रतीक है किसके द्वारा दिया गया था? उदय कुमार जो थे, इनके द्वारा इसको संकल्पित किया गया था। ये शायद आरबीआई के गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर। ठीक है, तो 15 जुलाई 2010 को मुद्रा चिन्ह को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो कंप्लीट है दैट इज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं उससे संबंधित है, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिसमें हम भारत की पारंपरिक वेशभूषा देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में क्या भारत की पारंपरिक वेशभूषा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो कल इसका चौथा टॉपिक होगा, देखना मत भूलिएगा। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।